भारत के वायसराय में लॉर्ड रिपन और उसका कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। उसने भारत के लोगों को स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकार के उत्तरदायित्व सौंपने का कार्य प्रारंभ किया। 1880 में चूंकि लिटन के समय जो डिजरली की गवर्नमेंट थी वो जाती है और 1880 में इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन होता है और वहां पर ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में, ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके नेतृत्व में लिबरल पार्टी वहां की सत्ता में आती है इंग्लैंड में। ग्लैडस्टोन लोगों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। यूरोप में उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया था और इसलिए भारत के संदर्भ में अपनी नीतियों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में हमारी जो उपाधि होगी, टाइटल होगा, वह हमारा जो पहला शर्त होगा वह भारत के जो निवासी हैं, लोग हैं, उनके लिए लाभदायक हो और दूसरी शर्त होगी कि हम उनको यह दिखा सके, समझा सके कि यह जो प्रशासन है, प्रशासन मतलब ब्रिटिश प्रशासन, वह उनके लिए लाभदायक है। यानी भारतीयों के लिए जो प्रशासन व्यवस्था ऐसी स्थापित की जाए जो भारतीयों के लिए न केवल लाभदायक हो, जो दिखाई भी पड़े, भारत के लोगों को यह लगे भी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित की गई है वह उनके लिए लाभदायक है। तो ग्लैडस्टोन की जो नीति है वह भारतीयों को कहीं ना कहीं अधिकार से जोड़ने की रही है और यही कारण है कि उन्होंने अपने समर्थक और उदारवादी व्यक्ति लॉर्ड रिपन को अपनी इन नीतियों को लागू करने के लिए चयन किया। जो रिपन थे वह एक प्रजातांत्रिक विचारों के समर्थक थे और उनका जो विचारधारा था वह काफी व्यापक दृष्टिकोण लिए हुए था। 1852 में रिपन ने एक पम्पलेट जिसका नाम है ड्यूटी ऑफ द एज, मैंने युग का कर्तव्य क्या हो सकता है, उसमें उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कहा था कि उसके दो फैक्टर होते हैं कि पहला कि प्रत्येक व्यक्ति का जो उस देश की शासन व्यवस्था में उसकी अपनी हिस्सेदारी हो। यानी भारत की अगर शासन व्यवस्था है तो भारत की शासन व्यवस्था में भारत के लोगों की हिस्सेदारी हो। यही डेमोक्रेसी की परिभाषा उन्होंने ड्यूटी ऑफ द एज में दी। In all his duty, responsibility and change, and secondly that और वो पुनः कह रहे हैं कि local self government is the highest and noblest principle of politics। और कह रहे हैं कि स्थानीय जो प्रशासन है वह राजनीति का सबसे आदर्श और उच्च सिद्धांत और वह भी किसी भी राज्य के आधारशिला का एक तरह से वह सबसे सुरक्षित आधार है। तो हम देख रहे हैं कि लॉर्ड रिपन बहुत पहले, भारत में आने के पहले, डेमोक्रेसी को परिभाषित करते हुए लोगों के दायित्व की बात करते हैं कि वहाँ के सरकार में लोगों के अपने दायित्व होने चाहिए, अपने कर्तव्य होने चाहिए उनके, और साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है वह प्रशासन में किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे उच्च और आदर्श पैमाना तय करता है। 1827 में इनका जन्म हुआ था। 1852 में वह सांसद नियुक्त हुए और बाद में वे अपने पिता अर्ल ऑफ रिपन को 1859 में उनके पद पर नियुक्त हुए। बाद में वे अंडर सेक्रेटरी के रूप में या बहुत महत्वपूर्ण पद में रहे हैं, जिसमें एक युद्ध के अंडर सेक्रेटरी है। बाद में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी बने और 1880 में भारत के गवर्नर जनरल बन के आ रहे हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा है और दुख की बात है कि बाद में उनके
कार्यकाल को, जैसा कि कर्जन ने लिखा है कि अत्यंत दुख के साथ कि ब्रिटिश समुदाय के दबाव के कारण उनके कार्यकाल को टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसने पूरे भारत के लोगों में एक तरह से बहुत ही उत्साह भरा। भारतीयों को इनके जाने पे काफी निराशा हुई। एक लोग रिपन से काफी हद तक जुड़े हुए थे, जिसने एक तरह से भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय प्रशासन है, जो राष्ट्रवाद है, उसकी आधारशिला को इन्होंने भारत में रखने का प्रयास किया था। लॉर्ड रिपन काफी उदारवादी सुधारक थे और उनकी जो प्रवृत्ति है, इसके पहले अगर हम किसी उदारवादी गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड बेल्टिक का नाम आता है, जिसने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, जैसे कि सती प्रथा थी, दास प्रथा की समाप्ति है, या कन्या हत्या पर प्रतिबंध था, नरबलि की प्रथा पर रोक थी। ऐसे काफी उन्होंने जो अमानवीय कृत्य थे, सामाजिक कुप्रथाएं थी, उनको रोकने का प्रयास किया था। उसके अलावा भारतीयों के संदर्भ में भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किया था। तो बेंटिक के बाद अगर कोई काफी उदारवादी व्यक्ति जो भारत में आता है वो रिपन है, जिन्होंने स्थानीय प्रशासन के अलावा भारत में जो वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासनिक सुधार में काफी महत्वपूर्ण काम किया, जो आधुनिक भारतीय इतिहास का एक मील का स्तंभ है। जब रिपन भारत में आते हैं तो उस समय लीटन के जो लोकप्रिय कार्य रहे हैं, उसके कारण भारतीयों में काफी असंतोष था और लग रहा था कि भारत के लोग एक क्रांति के मुहाने पे खड़ा थे। तो रिपन ने लॉर्ड लीटन के द्वारा किए गए उस घाव को भरने का प्रयास किया और एक लॉर्ड लीटन के जो अलोकप्रिय कदम थे उनके ऊपर मरहम लगाते हुए भारतीयों में संरचनात्मक कार्यों के द्वारा अंग्रेजों की एक अच्छी छाप छोड़ने का प्रयास किया है। तो प्रतिनिधि संस्था की स्थापना में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और सबसे पहले जो रिपन का जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार है स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में 1882 का, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रस्ताव जो आ रहा है वो स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में प्रस्ताव आ रहा है। रिपन ने जो म्युनिसिपल संस्थाएं हैं, निगम, नगर निगम के संस्थाएं हैं, वह उसको स्थापित किया शहरों में, ताकि लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जा सके। स्थानीय प्रशासन के विकास के लिए वो चाहते थे कि ताकि जो प्रशासनिक क्षमता लोगों में आ सके और लोगों को राजनीतिक रूप से और एक शिक्षित किया जा सके, और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि संपूर्ण देश में इसके लिए स्थानीय लोकल बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की वे बात करते हुए कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड रिपन का मानना था कि जो सबसे निम्नतम स्थानीय प्रशासन की इकाई होनी चाहिए वो तालुका लेवल या तहसील के स्तर पर होना चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने स्थानीय प्रशासन को स्थापित करने का ग्रामीण क्षेत्र की बात उन्होंने की, और नगरीय क्षेत्रों में उन्होंने जो निगम कमेटी है या नगरीय संस्था है उनको स्थापित करने की बात कही। उनका मानना था कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके कुछ निश्चित कर्तव्य होना चाहिए और उनके अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनके पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। राजस्व के उन पर्याप्त संसाधन होंगे तो वे अपने इन दायित्वों का स्थानीय स्तर पर निर्वहन कर सकते हैं, और इसलिए वे चाहते थे, रिपन का कहना था कि जो प्रांतीय सरकार है
वे स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय विकेंद्रीकरण के तहत, जिसको लॉर्ड मायो ने शुरू किया था, उसको स्थापित करते हुए स्थानीय प्रशासन को आर्थिक रूप से धन मुहैया कराना चाहिए। इसलिए वो लोकल बोर्ड, चाहे वह नगरीय हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उनको उसमें वे एक चीज और कर रहे हैं कि उसमें गैर सरकारी सदस्य अधिक होने चाहिए, जो निर्वाचित होने चाहिए। और इस तरह से जो स्थानीय लोकल लोग होंगे उनका निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि जो सरकारी हस्तक्षेप है वह कम से कम होना चाहिए। इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्थानीय लेवल पर उनको निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। केवल सरकार जो उनके द्वारा नियम बनते हैं उनको देखरेख करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उनको डिक्टेट करने का, उनको अंकुश लगाने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वे स्थानीय प्रशासन की पूरी स्वायत्तता के पक्षधर है, यानी एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें राज्य या केंद्रीय प्रशासन का न्यूनतम हस्तक्षेप हो, स्थानीय लोग हो, सरकारी अधिकारी का हस्तक्षेप कम हो, जो स्थानीय चयनित लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं का वहां के जो कोष है उन स्थानीय कोष के माध्यम से निर्वहन किया जाए, और इसके लिए सरकार को अनुदान देना चाहिए। उनका यह भी मानना था जो अध्यक्ष होना चाहिए इन स्थानीय संस्थाओं की, वह गैर सरकारी होना चाहिए, क्योंकि सरकारी व्यक्ति अगर अध्यक्ष होगा, जैसे नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होता है, तो मेयर के बदले में अगर सरकारी व्यक्ति बैठ जाएगा तो वह सरकार की नीतियों के हिसाब से काम करेगा और स्थानीय जनता की मांगे नहीं हो सकती। इसलिए उसने सुझाव दिया कि वह स्थानीय सरकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन वह चयनित होना चाहिए, और जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा स्वयं वह चयनित होना चाहिए। इसके अलावा उनका कहना है कि जो सरकारी कार्यपालिका का अनुमोदन है वह कुछ केसों में जरूर आवश्यक होगा, जैसे नए ऋण जारी करने में, जो निर्धारित राशि है उससे अधिक के किसी कार्य को प्रारंभ करने में, निर्धारित करों के अलावा कोई अन्य कर लगाने के लिए, और या जो म्युनिसिपल प्रॉपर्टी है उसको एलिनेट करने के लिए, या कोई स्थानीय स्तर पर कानून बनाने के संदर्भ में कई जो कार्यपालिका है उसके अनुमोदन आवश्यक है। इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए लॉर्ड रिपन ने एक्ट पास किया और इसको अलग अलग प्रांतों में इसको लागू किया गया। मद्रास में मद्रास लोकल बोर्ड एक्ट 1884 आया, और यही कारण हुआ कि उस लोकल बोर्ड एक्ट के तहत वहां पर बिजली के विस्तार का, सड़कों की सफाई का, शिक्षा का, जल आपूर्ति का, या शिक्षा के ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कम हुए हैं स्थानीय स्तर पर। तो अलग अलग जो महानगर थे या स्थानीय लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर इस तरह की संस्थाएं लागू हुई। इसी तरह का नियम बाद में पंजाब है, बंगाल है, मुंबई है, वहां लागू हुआ। तो इस तरह से रिपन ने एक तरह से जो लोगों की भागीदारी है प्रशासन में उसको ग्रामीण लेवल से सुनिश्चित करना शुरू किया कि गांव का आदमी भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभा सके। और यह काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया ईमानदारी से कि भारतीय लोगों को स्थानीय प्रशासन में ही हिस्सेदारी देकर उनको शासन के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया
नेक्स्ट काफी महत्वपूर्ण है वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट की समाप्ति। हमने देखा था कि लॉर्ड लिटन ने 1878 में एक नियम पास किया था वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट, जिसके तहत स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा। चूंकि यह काफी अलोकप्रिय काम था, भारत के प्रेस पर पाबंदी लगाई थी, वे सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं लिख सकते थे, इसलिए रिपन ने आने के बाद लॉर्ड लिटन के इस तानाशाही नियम को समाप्त कर दिया। 1882 में वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ एक्ट को रिपील किया गया, उसमें संशोधन किया गया, और जो समाचार स्थानीय समाचार पत्र थे अब उनको पूरी स्वतंत्रता दे दी गई कि वे दूसरे भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के समान स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं। तो पहले जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में जो भेद था लिटन के उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, उसको इन्होंने समाप्त किया। तो इसके अलावा हालांकि उसने जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था या सी कस्टम एक्ट जो 1788 का था, उसमें उन्होंने कोई बहुत प्रमुख परिवर्तन नहीं किया। जो विदेशों से सामग्रियां आती थी समाचार पत्र की, उसको अभी भी जब्त किया जा सकता है। रिपन के समय के दो और बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक तो हम देखेंगे कि आपको भी याद रखना चाहिए कि भारत की पहली जनगणना जो शासकीय रूप से है, जो हर 10 साल पे होती है, वह लॉर्ड लिटन के समय ही रिपन के समय ही 1881 में हुआ था। और दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ था कि भारत में पहला कारखाना अधिनियम भी 1881 में ही आया था। तो पहली जनगणना भारत की 1881 में ही हुई थी, और उसी के बाद से हर 10 साल पर जनगणना होती है। अगले साल 2021 में पुनः भारत की नई जनगणना होगी। तो 10-10 साल पर जनगणना, उसी समय से हर 10 साल पर नियमित जनगणना हो रही है, बीच में एक बार छोड़कर। तो पहली फैक्ट्री, इसके पहले फैक्ट्री में कोई कानून नहीं थे, मजदूरों के स्थिति दयनीय थी, उनके कोई काम के घंटे निश्चित नहीं थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था। तो परिस्थितियां बिल्कुल खराब थी, क्योंकि मजदूरों का काफी दोहन हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में मजदूरों के साथ मानवीय व्यवहार हो सके, मजदूरों की स्थिति में सुधार हो सके, रिपन की सरकार ने पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लागू किया, ताकि मजदूरों की जो स्थिति है भारतीय कारखानों में, उसमें सुधार किया जा सके। इसमें पहला प्रावधान था कि अब 7 साल से कम के बच्चों को कारखाना में किसी भी रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। पहले क्या था कि छोटे छोटे बच्चों को भी लोग उससे भी काम कराते थे, लेकिन एक अब बंधन लगा दिया कि 7 साल के बच्चों को कारखाने में रोजगार में प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था, वह 7 साल से 12 साल के बच्चों के लिए काम के घंटे निश्चित कर दिए गए, क्योंकि पहले कोई काम के घंटे नहीं होते थे, कोई छुट्टी का समय नहीं होता था, कोई खाने का समय नहीं होता था, तो वो 24 घंटा काम लेते थे। तो अब कहा गया कि जो 7 साल से, क्योंकि 7 साल से छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, तो 7 साल से अधिक और 12 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे। हालांकि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को अभी भी कोई राहत नहीं थी। तो इन 7 साल से और 12 साल के मध्य के जो बच्चे होंगे, उनके लिए काम के घंटे 9 घंटा रखा गया कि वे अधिकतम 9 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे।
तो अभी भी वो, हालांकि 9 घंटा इतने छोटे बच्चों के लिए काम करना अभी भी ज्यादा ही था, लेकिन जो अनिश्चित था 24-24 घंटे काम करते थे इतने छोटे बच्चे, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर थी। तीसरा कि उस समय जो फैक्ट्रियां थी वहां पर कोई सुरक्षा की स्थिति नहीं थी। खतरनाक यंत्रों के पास बिना उनके कोई घेराबंदी नहीं होते था, उनको किसी कटीले तार से नहीं घेरा जा सकता था, और इसीलिए मजदूरों की दुर्घटनाएं होती थी। उनको कोई इस तरह से बीमा वगैरह नहीं था। तो इससे बचाव के लिए उसने नियम बना कि जितने खतरनाक मशीन हैं उनके आसपास फेंस किया जाए, उनको उसकी तारबंदी की जाए ताकि दुर्घटना कम हो, उधर लोग नहीं जाए। और इन सभी नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, हर इसके लिए जो इंस्पेक्टर हैं उसको नियुक्त किया जाना चाहिए। तो एक तरह से जो कारखाना का, भारतीय कारखाना का इतिहास है, उस कारखाना के इतिहास में एक नया अध्याय पहला कारखाना अधिनियम 1881 खोलता है, और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मजदूरों की स्थिति में, हालांकि अभी भी कोई संडे अवकाश नहीं है, महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, आम मजदूरों के लिए साप्ताहिक अवकाश नहीं है, काम के लिए कोई निश्चित, लेकिन एक पहल प्रारंभ हुई मजदूरों की स्थिति में सुधार। रिपन का जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण सुधार है वो है हंटर कमीशन, शिक्षा के क्षेत्र का सुधार 1882। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था मैकॉले का शिक्षा मिनट आता है 1835 में और उसके बाद भारत में शिक्षा के विकास को देखने के लिए 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, और 1854 के बाद हम देख रहे हैं कि लगभग 28 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, चार्ल्स वुड डिस्पैच के जो निर्णय थे उनको ईमानदारी से लागू किया गया है या नहीं, क्या परिस्थितियां हैं भारत में शिक्षा के लिए, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए लॉर्ड रिपन ने आने के बाद शिक्षा में जो प्रगति हुई थी विगत 30 वर्षों में, उसको देखते हुए एक कमीशन बनाया हंटर के नेतृत्व में, और जो हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें 22 सदस्य थे। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और 1854 से लेके उसके बाद की स्थितियों का अध्ययन किया। इसमें प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन सबकी चर्चा की है, और हंटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो काफी पीछे है, और इसीलिए इसको काफी प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है, और जो प्रांतीय राजस्व है उससे उससे प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कुछ किया जाना चाहिए। और साथ ही वह कोशिश होना चाहिए कि जो प्रांतीय राजस्व है उससे जो प्राथमिक शिक्षा है उसके विकास के लिए निश्चित धनराशि नियत हो। इसके अलावा इसका मानना था कि जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वह जो स्थानीय संस्थाएं हैं जिसकी वह इसके पहले स्थापना की बात कर रहा है, चाहे नगर में म्युनिसिपल बोर्ड हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, या जो भी स्थानीय संस्था है उनको सौंप दी जानी चाहिए, उनके निर्देशन में होना चाहिए, उनके ताकि वो इस पे अपना नियंत्रण रख सके। इसके अलावा एजुकेशनल जो बोर्ड हैं उनकी यह शिक्षा के संदर्भ में उनके नियम बनाकर उनका विकास करने का उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन के संदर्भ में कमीशन के सुझाव थे कि बंगाल के क्षेत्र में इस संदर्भ में काफी विकास हुआ है, चूंकि सरकार का अनुदान भी इसमें काफी मिला है, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जो इंग्लिश मिडिल स्कूल हैं वे
राज्यों के द्वारा हो, बाकी जो प्राइवेट एजेंसी है वे सेकेंडरी स्कूल को प्रोत्साहित कर सके। और इसीलिए वह कह रहा है कि जितने सेकेंडरी स्कूल हैं उनको निजी संस्थाओं को, प्राइवेट संस्थाओं को देनी चाहिए। सरकार को उनको अनुदान सरकार दे सकती है। और यह कह रहा है कि सरकार केवल उन्हीं परिस्थितियों में इसे अपने हाथ में ले जहां पर कोई प्राइवेट सहयोग इसको नहीं मिले। यह भी ख्याल करना चाहिए कि जो शिक्षा का स्तर है वो गिरे नहीं। और इस वह यह भी कह रहा है कि मैक्सिमम जो स्वतंत्रता होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में वह दी जानी चाहिए, और इससे हस्तक्षेप भी कम से कम होना चाहिए। यह एक बात कर रहा है कि एक एंट्रेंस होना चाहिए स्कूल के बीच में, ताकि विद्यार्थियों को, चूंकि स्कूल शिक्षा समाप्त होने के बाद महाविद्यालय के बीच में एक एंट्रेंस कोर्स होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, औद्योगिक पर्पस के लिए जो कोर्सेज हैं, व्यवसायिक पर्पस के लिए जो शिक्षा है, उसकी ट्रेनिंग दी जा सके। तो एक तरह से जो व्यवसायिक शिक्षा है, औद्योगिक शिक्षा है, वह उसकी वो बात कर रहा है, ताकि यह शिक्षा रोजगार परक हो सके। तो स्कूल के बाद वह एक एक एंट्रेंस कोर्स की बात कर रहा है कॉलेज में जाने के पहले, ताकि विद्यार्थी इस तरह के जो वोकेशनल कोर्स है, कॉमर्शियल है, औद्योगिक संस्थाओं के लिए जो उपयोगी कोर्स है, उनका प्रशिक्षण दिया जा सके और लोगों को रोजगार दिया जा सके। साथ ही यह बात कर रहा है कि जो स्थानीय स्कूल हैं उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उनको अनुदान देके उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह भी कह रहा है कि ये जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो उनमें जो फीस होना चाहिए वो कम से कम लगना चाहिए, और जो स्टेट सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर न्यूनतम फीस के द्वारा लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। इन संस्थाओं में वैकल्पिक विषयों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। केवल जो सामान्य विषय के अलावा ऐसे विषय जो उनको विकल्प के तौर पे उपलब्ध हो, केवल अनिवार्य कोर्स के अलावा वैकल्पिक कोर्स का भी अध्ययन होना चाहिए, ताकि जो भारतीय लोग हैं उनको जो यूरोपीय यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं उनके रूप में ट्रेनिंग दी जा सके, वहां वे जा सके। हाँ, ये क्या और बात कर रहा है कि चूंकि मोहम्मदन लोगों की शिक्षा, मुस्लिमों में शिक्षा काफी पिछड़ी हुई है, हंटर ने कहा था, तो इसलिए मुस्लिम शिक्षा पर विशेष बल दिए जाने की जरूरत है। इसे हमने देखा था कि लिटन के समय 1876 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके अलावा यह और भी बहुत सुझाव दे रहा है स्कॉलरशिप के संदर्भ में, अनुदान के संदर्भ में और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह भी कह रहा है कि जो शासकीय संस्थाएं हैं वह जो धार्मिक शिक्षा है उसको वहां नहीं रहना चाहिए, उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि और शिक्षा का इस तरह से वहां पे विकास होना चाहिए जो स्थानीय मांग है उनकी पूर्ति की जा सके। और यह कह रहा है कि जो मोरल टेक्स्ट बुक है, जो नैतिक शिक्षा है, वो उसको प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि लोगों को जो प्राकृतिक धर्म है उसकी शिक्षा दी जा सके। हालांकि इसके बाद में आलोचना हुई और इसको लागू नहीं किया जा सके, चूंकि बहुत लोगों ने इसकी आलोचना कर दी, और इसके बाद चूंकि आलोचना होने लगी कि सब किसी का जो नेचुरल रिलीजन होगा वह या ड्यूटीज होगी वो सब अलग अलग होगा। तो जैसे सर अल्फ्रेड लॉयल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उन्होंने
इसका कहा इस रिकमेंडेशन को कि हर किसी का जो ड्यूटी होगा वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, इसलिए इसको लागू नहीं किया जा सकता। तो अंतिम जो इसका ये था उसकी आलोचना हो रही है। इसके रिकमेंडेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहा कि 1882 में पंजाब में यूनिवर्सिटी खुल रही है और 1887 में इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी खुल रही है। इसके पहले भारत में 3 विश्वविद्यालय थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जो 1857 में खुले थे। भारत के पहले विश्वविद्यालय 1857 में खुले, 1857 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। चौथी यूनिवर्सिटी पंजाब में खुल रही है 1882 में, और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में 1887 में 5 यूनिवर्सिटी खुल रही है। तो इस तरह से क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रही है। और क्योंकि इसके पहले सब कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कंट्रोल होता था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के खुलने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी का लोड कम हो गया। इसके अलावा यहाँ बनारस में क्वींस कॉलेज की स्थापना हुई। 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन एजुकेशन को 3 कैटेगरी में, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। तो इंडियन एजुकेशन सर्विस रिक्रूटमेंट इंग्लैंड में होता था, हालांकि कुछ भारत में होता है, हालांकि इसको बहुत हद तक लागू नहीं किया जा सका। नेक्स्ट है वित्तीय विकेंद्रीकरण। तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम रहा, एक सुधार आया हंटर का। नेक्स्ट है वित्तीय विकेंद्रीकरण। चूंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वो बात कर रहा है, स्थानीय प्रशासन की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है, इस तरह से जो वित्तीय संसाधन है वह स्थानीय लेवल पर उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, केवल केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों के हाथ में नहीं रहे। तो लॉर्ड मेयो ने इस नीति को शुरू किया था और लॉर्ड रिपन ने उस नीति को जारी रखा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जो आय के साधन थे उसको 3 भागों में बांटा गया, एक इंपीरियल यानी साम्राज्य, दूसरा प्रांतीय और तीसरा डिवाइडेड। आज जो कल होता है सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो इंपीरियल, प्रोविंशियल और डिवाइडेड, ये 3 हेड होते थे, और इसके अंदर ही विषयों का जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिवीजन था। जो इंपीरियल हेड था, जिस पर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, था इंपीरियल हेड पे, उसमें कस्टम से होने वाली आय थी, पोस्ट और टेलीग्राफ से आय थी, रेलवे है, अफीम है, नमक है, नमक वगैरह भी केंद्र के नियंत्रण में था, खदान है, जो शासकीय सैनिक आय थी, भू राजस्व था, यह सब केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत था और केंद्र प्रशासन ही इसका व्यय भी करती थी। तो ये सब विषय केंद्रीय विषय के अंतर्गत आते थे। दूसरा है प्रांतीय विषय। इसके अंतर्गत जैसे जेल है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, प्रिंटिंग है, वहाँ के सड़क व्यवस्था है, सामान्य प्रशासन है, ये प्रांतीय सरकार के अधीन होते हैं। और इसके लिए सामान्यतः कुछ आय इनके लिए प्रांतीय सरकारों को ट्रांसफर किए गए थे, और यदि उसमें कम होता था तो केंद्रीय सरकार उस डिफिशियंसी को पूरा करता था। नेक्स्ट था विभाजित या डिवाइडेड हेड्स। इसमें एक्साइज से के द्वारा, जैसे मादक द्रव्य पर लगने वाला, जैसे शराब वगैरह के बिक्री पर, स्टाम्प से और वन से या पंजीकरण से, पंजीयन जैसे भूमि के विक्रय वगैरह वगैरह जो आता है, यहाँ केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित होता है। तो केंद्र में भी बढ़ता था और प्रांतीय विषय में भी इन दोनों का विभाजन होता था। इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी खूबी थी कि प्रांतीय सरकार को एक तरह से जो विभाजित मद थे उसमें प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी मिली, उसका क्षेत्र बना।
और इसने केंद्र और प्रांतों के बीच में जो वित्तीय हित थे उसको एक तरह से समतुल्य करने का प्रयास किया। अभी तक क्या था कि प्रांतीय सरकार बहुत हद तक केंद्र पर निर्भर थी, और उसके तो अब क्या है कि वे अगर कुछ आय उनके निश्चित हो गए तो उस हिसाब से वे अपने व्यय का निर्धारण कर सकते थे, अपने क्षेत्र के विकास का काम कर सकते। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल व्यवस्था थी वह एक तरह से 3 मदों में बांटकर उसको विकसित करने का प्रयास किया लॉर्ड रिपन ने। ये इसको बाद में 1887 में, 1892 और 1897 में इसको रिवाइज भी किया गया। नेक्स्ट, रिपन के समय का जो सबसे विवादित कार्य है, जिसको लेकर रिपन का काफी विरोध हुआ और अंततः रिपन को भारत छोड़ के जाना पड़ा और वापस बुला लिया गया, वह है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883। सीपी इल्बर्ट लॉर्ड रिपन के काउंसिल के विधि सदस्य थे, और रिपन के कहने पर उन्होंने एक बिल प्रस्तुत किया जो इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। यह 2 फरवरी 1883 को उन्होंने विधायिका में प्रस्तुत किया था। इस बिल के द्वारा वे एक तरह से न्यायिक क्षेत्र में जो प्रजातीय आधार पर भेद था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, उस भेद को मिटाना था, और ये चाहते थे कि दोनों जो अंग्रेज चाहे वह यूरोपीय लोग हों या भारतीय लोग हों, वो न्यायिक क्षेत्र में एक समानता पर आए। तो भारतीयों के दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यूरोपियों के दृष्टि से उनको लगता था कि वे बर्बर लोगों के हाथ न्याय पाएंगे। तो एक तरह से आगे चल के हम देखेंगे कैसे एक विवाद को ये जन्म ले रहा है, क्योंकि 1857 के पहले हम देख रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों के लिए अलग तरह की व्यवस्था थी, जो मोहम्मदन लॉ लागू होता था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एरिया थे वहां पर इंग्लिश लॉ लागू होता था। बाद में हमने 1835 में देखा था कि कैसे मैकॉले का ये आया, और उसके बाद भारत में लॉ की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर अभी किसी भी भारतीय जज को यह जो अधिकार था सामान्यतः वे किसी भी क्रिमिनल केस में किसी यूरोपीय का ट्रायल नहीं कर सकते थे। सिविल केसेस में ऐसा उनको अधिकार था। हालांकि जो दोहरी न्यायिक व्यवस्था थी इसको 1861 में खत्म करने का प्रयास किया गया। ये इंडियन पेनल कोड आया, सीआरपीसी आया, और भारत में एक यूनिफॉर्म हाई कोर्ट की भी स्थापना शुरू हुई। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी लाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच में जो भेद था वह जारी रहा, और इसी को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट ने नियम लाया था 1883 में। यह जो नियम था, नियम के द्वारा कोई भी भारतीय जज अब क्रिमिनल मामलों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई कर सकता था, और इस तरह से यह एक तरह से अंग्रेज और भारतीयों को समान रूप में लाता है, एकता के रूप में लाता है, समान अधिकार प्रदान करता है। लेकिन यह जो बिल था वह यूरोपीय लोगों के, यूरोपीय समुदाय के लोगों में काफी और लोकप्रिय हुआ। विशेषकर जो बगान के मालिक लोग थे उनको लगता था कि उनके साथ इस बिल के द्वारा जो अभी तक भारतीय जो उनके यहाँ काम करने वाले मजदूर थे जिनके साथ वे दुर्व्यवहार करते थे, और सामान्यतः चूंकि उनके दुर्व्यवहार के कारण उनका जो ट्रायल होता था वह अंग्रेजों के द्वारा होता था, इसलिए उनको कोई पनिशमेंट नहीं होता था या कम पनिशमेंट होता था।
अब उनको लगता था कि अब अगर उनका जजमेंट कोई भारतीय न्यायाधीश भी करेगा तो उनके लिए यह काफी शर्मिंदगी की बात होगी, उनको दंड हो सकता है। इसीलिए क्योंकि वह जिस तरह से अमानवीय और क्रूर व्यवहार भारतीय जो उनके यहाँ काम करने वाले श्रमिक थे उनके साथ करते थे, इसलिए वे इस नियम के सख्त खिलाफ, और इसलिए उन्होंने एक इस बिल के विरोध में एक डिफेंस एसोसिएशन बनाया और लगभग 1.5 लाख फंड इकट्ठा किया। भारत में और लंदन में रिपन के खिलाफ उन्होंने एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाया, रिपन का विरोध शुरू किया। उनका कहना था कि क्या हम इस निगर लोग से, काले लोगों के द्वारा हमको न्याय मिलेगा, क्या हम अब जेल जाएंगे? क्योंकि स्वाभाविक है कि जो व्यवहार वे करते थे, अगर भारतीय जजों के पास वो केस जाता तो उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं साल वी सेंड अस टू, अब हमको जेल जाना पड़ेगा, और क्या उनको हमारे ऊपर एक अधिकार प्रदान किया जाएगा? वे कह रहे हैं कि नहीं, यह असंभव है, और इसीलिए वे दबाव देते हैं कि किसी भी तरह से यह हमारे लिए, ब्रिटिश कानून के लिए काफी ह्यूमिलेटिंग है यह कानून। और इसलिए उनके लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, यूरोपीय लोगों के द्वारा इस प्रस्ताव का काफी विरोध हो रहा है। हालांकि भारतीय लोग इसका काफी समर्थन कर रहे हैं। लगता था कि कलकत्ता में दोनों समुदायों के बीच में एक तरह से संघर्ष हो जाएगा। इसको व्हाइट म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार किसी गवर्नर जनरल के खिलाफ अंग्रेजों ने ही विद्रोह कर दिया हो, वो थे लॉर्ड रिपन, क्योंकि वे समानता चाहते थे। और इसीलिए कलकत्ता में एक तरह से लगा कि रिपन के खिलाफ लोगों ने उनके घर को घेरने का प्रयास किया। वे चाहते थे ये किसी तरह से रिपन को पकड़ा जाए और उनको जबरदस्ती भारत से डिपोर्ट कर दिया जाए, जहाज पे लाद के उनको भारत से बाहर भेज दिया जाए। जिस तरह का प्रेशर बन रहा था भारत में और लंदन में, अंत में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड रिपन को वापस बुला लिया। इनको अपने कार्यकाल के समय ही इनको वापस बुलाना पड़ा। हालांकि लॉर्ड रिपन भारतीयों में काफी प्रसिद्ध रहे, बहुत भारतीय उनके इस काम को लेकर काफी उनको पसंद करते थे, और जिस तरह से उन्होंने भारतीयों के साथ न्याय देने का काम किया, वह उसको लेकर भारतीय लोग उनको काफी याद करते हैं। यही कारण है कि पहले गवर्नर थे जिसको उनके जाने के बाद भारतीयों ने काफी दुख मनाया। तो इस तरह से पूरे लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेके 1884 तक भारतीयों के लिए अपने उनके जो सुधार के कार्यक्रम हैं, स्थानीय प्रशासन के हैं, शिक्षा का है, वित्तीय विकेंद्रीकरण का है, प्रथम कारखाना अधिनियम है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति है। तो यह जो महत्वपूर्ण कार्य थे जिसमें भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया, वह काफी महत्वपूर्ण था। और इसने भारतीयों के दिल में रिपन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अति लोकप्रिय छवि बनाई है। इतना प्रसिद्ध कोई भी गवर्नर जनरल भारत में नहीं हुआ जितना लॉर्ड रिपन हुए। वह अपने कार्यों के कारण भारत के लोगों में एक बहुत ही अच्छी छवि बनाने में सफल रहा। यही है लॉर्ड रिपन। अभी